कुशाला की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी व्यूअर्स का और मेरे सामने जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत स्वागत। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने जो डाला था और कई लोगों को जो व्हाट्सएप किया गया पीडीएफ, तो एक अच्छा रिस्पांस आया, उससे एक मोटिवेशन लेवल भी मिला कि अगले बार हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियोस को बना सकें। आज जो ये कुशाला दी ऑनलाइन पाठशाला में आज जो हम लोग ये लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कई चीज़ें पीटी से रिलेटेड बताने वाला हूँ। जैसा कि जिन लोगों ने मेरे पुराने फर्स्ट लेक्चर को मिस करा हो तो वो फिर से हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि यूपीएससी का गेम आखिर है क्या, किस प्रकार पीटी में सिलेक्शन होता है, मेंस में सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू में क्या मार्क्स क्राइटेरिया रहता है। इन सारी चीज़ों को कंपाइल्ड फॉर्म में हमने पिछले वीडियोस में डाला था। तो जो व्यूअर्स ये पहला मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो पुराना वीडियो का भी लिंक हमने शेयर किया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आज जो ये लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं, इसमें इसका नाम होगा नो द पल्स। इस नो द पल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो कहते हैं ना कि वो पल्स चेक करता है, तो यूपीएससी के लिए भी आपको एक पल्स चेक करने का एक मीटर है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पीटी, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 99% स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ 1% स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं नेक्स्ट मेंस के लिए, तो किस प्रकार हम पीटी को बहुत ईजिली क्लियर करें, क्योंकि पीटी ही है जो फर्स्ट स्टेज में ही आपको या तो आपके लेवल को बढ़ा देता है या आप डीमोटिवेट होकर के फिर अटेम्प्ट्स नहीं लेते हैं या री अटेम्प्ट्स के लिए तैयारी करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, दिल्ली में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 बार 3 बार 4 बार से वो मेंस बहुत अच्छा रहता है, उनका रिटेन जो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स होते हैं उनकी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन पीटी में वो मार खा जाते हैं। तो जब पीटी ही नहीं आप क्लियर कर पाएंगे तो फिर मेंस इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट की तो आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से ये हमने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, जिसमें एकदम टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा कि आपका वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर पीटी एग्जामिनेशन वो क्या होना चाहिए, आप किस प्रकार पीटी की तैयारी करें ताकि कम समय में बिल्कुल सेलेक्टेड बुक्स नोट्स को पढ़ करके आप आराम से पीटी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पीटी का ब्रेकअप। पीटी का ब्रेकअप का मतलब ये होता है, वो ब्रेकअप नहीं है कि भाई किसी लड़की से किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया। ये ब्रेकअप है जो आपको ये बताएगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है संघ लोक सेवा आयोग की, उसमें किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ऑब्जेक्टिवली ये इन चीज़ों की जानकारी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हो। तो सबसे पहले चलते हैं बॉटम से टॉप की तरफ। तो इसमें आप देखिए जो 5 से 10 क्वेश्चंस, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि लगभग 200 मार्क्स का आपका जीएस पेपर 1 होता है पीटी का, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा डेटा है जो पिछले 10-11 साल का डेटा है, उसके आधार पे ये बनाया गया है, जो बहुत ही एक्यूरेट है और आप भी इसको, जो व्यूअर्स मुझे देख पा रहे हैं, वो अप्रिशिएट करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 5 to 10 क्वेश्चंस। ये आपका पीटी में स्पोर्ट्स से, डिफरेंट जो अवार्ड सेक्शंस है उससे आता रहता है, साथ में आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स से। कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को लोग करंट अफेयर्स में भी डाल देते हैं, बट बेसिकली ये अदर सेक्शंस ही है, यानी मिसलेनियस सेक्शन है, विविध सेक्शन है। यहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज
हर एक साल कभी 5 आ गया, कभी 7 आ गया, इस तरीके से ये ऑन एन एवरेज आता रहता है। अगर इस हायरार्की में हम लोग आगे बढ़े तो जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है एग्रीकल्चरल स्कीम्स। एग्रीकल्चरल स्कीम, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज के टाइम में भी कृषि क्षेत्र में कई लोग लगे हुए हैं, तो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बहुत है। हर एक साल जो हमारा बजट होता है उस बजट में एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न्स किया गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स है, उस स्कीम्स में कहाँ कहाँ कितना फंड भारत सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कर रही है, तो ये सारी चीज़ें इस एग्रीकल्चरल स्कीम्स वाले पार्ट में आ जाता है। और इसका वेटेज है 4 to 7 क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के पीटी में एक क्वेश्चन गलत और एक क्वेश्चन सही से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर एक क्वेश्चन आपका सही है तो आपकी रैंकिंग काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 लाख 11 लाख लोग फाइट करते हैं और 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो उसी मैथमेटिक्स से अगर चले तो अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो आप कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों से रैंक आपका ऊपर हो जाएगा। और अगर आपका निगेटिव मार्किंग चला गया तो आप 30 से 40 हज़ार रैंक पीछे चले जाएंगे। इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है पॉजिटिव और निगेटिव मार्किंग में। तो इसलिए 4 से 7 क्वेश्चंस भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, इट मीन्स कि आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो है आपका ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी सेक्शन में 5 से 10 क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल्स पे पीटी में आता रहता है। इस ज्योग्राफी पार्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, उससे क्वेश्चंस आता है, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पार्ट, तो इन सब से क्वेश्चंस आपको रेगुलरली आता रहता है। क्लाइमेट क्या है, अर्थक्वेक जोन्स क्या क्या है, टेरेन क्या है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में रेगुलरली इनकाउंटर करना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन से बताऊंगा। अभी ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूपीएससी के पीटी में। उससे और आगे बढ़े, उससे टॉप में बढ़े तो पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे 15 से 20 क्वेश्चंस होता ही है और ये बहुत स्टैटिक पार्ट है। इसमें ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस जो आपका पॉलिटी से आता है वो स्टैटिक पार्ट से ही आता है। जैसे प्रीएम्बल हो गया, आपका प्रस्तावना हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ, कुछ जजमेंट्स है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉलिटी सेक्शन में होती है। पॉलिटी में भी आप 4-5 बुक पढ़िएगा, पागल हो जाइएगा, और आप ना अच्छा प्रोड्यूस कर पाइएगा बल्कि कंफ्यूज भी हो जाएगा। इसलिए यूपीएससी पीटी के लिए कुछ बहुत सेलेक्टेड बुक्स और नोट्स होते हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करते रहें। It is always better to read one book 10 times rather than reading 10 books one time. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स का जो टेम्पटेशन होता है कि चलो भाई मुखर्जी नगर चले गए या करोल बाग चले गए, वहाँ बुक स्टोर पे देखा, बुक स्टोर वाले को तो अपनी बुक को बेचना होता है, तो वो आपको बोलेगा भैया पॉलिटी की बुक लेने आए हो, अरे ये बुक तो ले ही रहे हो, देखो नया राइटर आया है, बहुत बढ़िया लिखता है, इसकी बुक को भी ट्राई करो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आपने आओ ना देखा ताओ, आपने देखा हाँ यार बहुत अच्छा है, ये तो नया राइटर है, काफ़ी टॉपिक्स वगैरह भी एक्सप्लेन किए, आपने ले लिया। हुआ क्या, जो रेगुलर टेक्स्ट बुक था आपका, जो मानक था, जो आपका स्टैंडर्ड था, जो बुक को आपको कई बार पढ़ना था, उसको आपने वहीं पे ड्रॉप करा और आप उस नई बुक की तरफ
चल पड़े। कुछ दिन बाद पढ़ने के बाद आप फिर बैक टू उसी टेक्स्ट बुक पे आए। तो ये सिलसिला चलता रहता है। और एक नॉर्मल मेंटालिटी होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करता था तो भाई हम किसी नई बुक को पढ़ेंगे तो फिर शुरू से ही पढ़ेंगे, चैप्टर 1 जय माता दी, चैप्टर 2। तो ये वाला मेंटालिटी अगर जब भी रहा तो आपको प्रॉब्लम होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एज वेल एज योर मनी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि कुछ सेलेक्टेड बुक्स को ही और नोट्स को ही पढ़े, जो भी मैं अपने माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके पीडीएफ फॉर्म में मेरे सारे व्यूअर्स के पास ये चला जाए। तो पॉलिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन द पीटी एग्जामिनेशन। 15 से 20 क्वेश्चन आता है। अब इससे भी ज़्यादा में अगर आगे चलते हैं तो हिस्ट्री भी एक स्टैटिक पार्ट है। आपका करंट अफेयर्स डायनेमिक होता है, साइंस टेक डायनेमिक होता है, ज्योग्राफी में भी कुछ कुछ चेंजेस आता रहता है, कुछ सुनामी आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। बट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज़ फिक्स्ड। हिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं होता है। वो हिस्ट्री है इसीलिए तो क्योंकि उसमें चेंज नहीं है, वो आपका इतिहास बन चुका है। तो हिस्ट्री में 14 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें रिसेंट ट्रेंड्स आप देखिएगा तो टेक्निकली आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना होता है, मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना होता है, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है। लेकिन कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट यूपीएससी ने नहीं कर रखा है कि भैया इस बार सिर्फ हम इतना एंशियंट से पूछेंगे, इतना मॉडर्न से, इतना मेडाइवल से। आपको एंशियंट में प्री हिस्टोरिक पीरियड का भी सवाल आ सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी सवाल आ सकता है। उसके बाद मौर्यंस आए तो मौर्यन से रिलेटेड भी, वैदिक सोसाइटी से भी रिलेटेड सवाल एंशियंट में आ सकता है। अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री में आए तो मेडाइवल्स मुगल्स का था, तो मुगल पीरियड से रिलेटेड, सल्तनत पीरियड्स, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। रिसेंटली देखा गया है कि ज़्यादा फोकस जो यूपीएससी का विगत जो 5-7 सालों में रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री तो है बट वो मॉडर्न है। मॉडर्न कैसे है? मॉडर्न कहने का मतलब वो हुआ कि वो हिस्ट्री जहाँ से बहुत सारा चेंजेस आपको मॉडर्न लुक वाला हो। जैसे 1857 की क्रांति के बाद जिस प्रकार परिवर्तन आया, नए नए लोग इंडिया में आए, पोर्तुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, फ्रेंच आए, तो किस प्रकार से हिस्ट्री में चेंज हुआ। उसके बाद फिर भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, तो महात्मा गांधी द्वारा जो, बापू द्वारा जो आंदोलन चला गया, ये सब आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जिससे भी क्वेश्चंस आपको रेगुलरली हिस्ट्री सेक्शन से आता रहता है, जिसका वेटेज है 14 से 20 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साइंस टेक। साइंस टेक में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि 9 से 16 क्वेश्चंस आता रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसके कुछ क्वेश्चंस को लोग कई वीडियोस में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स में भी डाल देते थे, दैट इज़ ऑल्सो फेयर इनफ, बट टेक्निकली वो साइंस टेक का ही पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, और उससे करंट अफेयर्स में कोई नॉवल किसी को मिला या कुछ उससे रिलेटेड कुछ खोजा गया, तो वो भी साइंस टेक का ही पार्ट होता है। तो इसमें भी साइंस टेक में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा सब टॉपिक्स होता है जिस पे आपको विशेष रूप से फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए, आरएनए, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें साइंस टेक में कवर करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है इन्वायरमेंट का। अब आप सोचिए कि इस क्राइटेरिया में ये बढ़ता जा रहा है और इन्वायरमेंट में 17 से 20 क्वेश्चंस हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको संघ लोक सेवा आयोग या यूं कहें कि भारत सरकार
अपने कैसे ऑफिसर्स को चाह रहा है जिनका इन्वायरमेंट पार्ट ज़्यादा अच्छा हो, स्ट्रांग हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी आप क्लाइमेट चेंज भी देख रहे हैं, कई ग्लोबल रिपोर्ट्स भी है जो अगर टेक्निकली देखा जाए तो बहुत खतरनाक है, बट लोग उतना माइन्यूटली ऑब्जर्व उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट सेक्शन से इसका इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया कि अब इसको एक्सक्लूसिव जीएस पेपर जो मेंस के लिए आप देते हैं उसमें भी बायोडाइवर्सिटी बोल के इसको इंक्लूड कर लिया गया है। इसलिए इन्वायरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड मटेरियल क्या है और जस्ट उसी स्टैंडर्ड मटेरियल को आप बार बार फोकस करके पढ़ेंगे। उसी में यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो इसमें अगर बात करें तो इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ्रूटफुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा आगे के सेक्शंस में कि इन्वायरमेंट का किस प्रकार से करें ताकि आप श्योर रहें कि हाँ भैया इन्वायरमेंट का सवाल हमने टिक करा है, सही होगा, इन्वायरमेंट का सवाल हमने लिखा है, सही होगा और हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ऑब्जेक्टिव है। इसका मेंस पेपर भी अगर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है आपको, फ्लोरा फाउना इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो आप बहुत स्पेसिफिक हैं क्योंकि इसमें कोई भी नया चेंज नहीं होता है। जो वल्नरेबल स्पीसीज है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो कोई और नया कोई स्पीसीज पैदा नहीं होता है, वो तो घट रहा है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना होगा और समझना होगा, बट ये मार्क्स फेचिंग है। लोग नॉर्मली जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सबसे कम ध्यान लोग इन्वायरमेंट पे देते हैं। उनको लगता है यार ये रेगुलर चीज़ है ही नहीं, इसको तो पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। दैट इज़ डेंजरस। जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिनकी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4 स्टेप्स टू क्लियर प्रीलिम्स, वो भी आपको इसी स्लाइड शो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक स्टैंडर्ड वे से तैयारी करें ताकि 6 से 8 महीने कंफर्टेबल आप यूपीएससी का पीटी निकाल लेंगे। हाँ, मेरे वीडियोस को देख के आप बाबा नहीं बन सकते हैं क्योंकि मैं खुद बाबा नहीं हूं, तो आपको क्या बाबा बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता सकता हूं, समझा सकता हूं और टेक्निकली दिखा सकता हूं ऑब्जेक्टिवली कि ये तरीका है जो 99% क्राउड से आपको हटा करके 1% सेलेक्टेड क्राउड में आपको लेके चला जाएगा। तो इसमें लास्ट जो है इस लिस्ट में वो है इकोनॉमी एंड सोशल स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 19 से 23 क्वेश्चंस। आप सोचिए कि कितना बड़ा स्टेक है इसका। 19 से 23 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी एंड सोशल स्कीम से कवर होता है। इकोनॉमी में भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पीटी की बात करें तो उसमें राजकोषीय नीति, अगर हिंदी में बोले तो बैंकिंग प्रणाली, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इकोनॉमी का 6-7 चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 6-7 चैप्टर लोग न पढ़ के पूरी राम कहानी, कथा कहानी, सत्यनारायण भगवान का कथा पढ़ते रहते हैं। लेकिन वो 5-6 चैप्टर ही अगर आप पढ़ लें, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, तो आपका आराम से 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। क्योंकि कुछ इसमें सोशल स्कीम्स हैं जो उससे रिलेटेड होता है, तो वो सोशल स्कीम्स आपको रेडी नोट्स मिल जाएगा जिसको आप कभी भी रिवाइज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ टर्म इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें जो है बैंकिंग में, शेड्यूल्ड बैंकिंग, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकिंग्स, ये सब है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है, बजटरी एस्टिमेट्स क्या क्या है, इन सब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है जो आपको देखना होता है। उसके बाद आप आराम से इसके सारे पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, जो एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट 10 to 11 ईयर्स का एक पैटर्न आपको दिखाऊंगा मैं, और उस पैटर्न का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार
किस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन क्या हो। और ये आप देखिए, इसमें जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स में ये 2011 से लेकर 2021 तक का एक डेटा है जो आपको ये बताने के लिए है कि कब कब कितने कितने क्वेश्चंस आए। ये बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्शंस करंट अफेयर्स का लोग साइंस टेक में भी काउंट कर लेते हैं, कुछ इन्वायरमेंट में भी काउंट कर लेते हैं, कुछ ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट में काउंट कर लिया जाता है। बट इसमें आप 5 to 10% का ही मैक्सिमम इसमें वेरिएशन रहेगा, बट एग्जैक्टली यही डेटा रहता है उसमें। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि 2013 में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद 2012 में एक क्वेश्चन था, फिर ये बढ़ा, ग्राफ बढ़ा, इस बार 2021 में 27 क्वेश्चंस आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2022 में आपको 28 क्वेश्चन आ जाएगा या 0 क्वेश्चन रहेगा, नहीं, कुछ भी कह नहीं सकते हैं यूपीएससी के ट्रेंड के बारे में। बट ये ट्रेंड एनालिसिस आपको आपकी तैयारी किस प्रकार करे उसके बारे में एक अच्छी जानकारी दे देता है। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में भी आप ट्रेंड देख रहे हैं, ज्योग्राफी में भी देख रहे हैं, पॉलिटी में भी देख रहे हैं, इकोनॉमी में भी देख रहे हैं, साइंस एंड टेक में भी आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंट सेक्शन में भी देख रहे हैं। इसमें मैंने किया क्या है इस वीडियो के लिए कि इन पूरे 11 जो काउंट है उस 11 को हमने प्लस किया और उसको डिवाइड कर दिया 11 से, चूंकि 2011 से 2021 तक का ये डेटा है, तो उससे हमें एक एवरेज मिल गया, जो एवरेज आपके सामने है। इस एवरेज में आप देख सकते हैं कि 11 सालों में किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चंस आया है उसका एक एवरेज फिगर हमारे पास है, जिसमें आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट से 14 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आया है, साइंस टेक से 11 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 17 क्वेश्चंस, सीए करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये एक एवरेज डेटा है 11 ईयर्स में। इस डेटा से आपको एक बहुत अच्छी फाइंडिंग्स मिलेगी। आप देखिए, इस डेटा को अगर पकड़ के चले तो मैक्सिमम, अगर कोई पोर्शन से मैक्सिमम देखा जाए, एवरेज में मैक्सिमम, तो वो है हिस्ट्री में आपका मैक्सिमम गया है पिछले 11 सालों में। मिनिमम देखें तो आपका साइंस टेक में 11 गया है मिनिमम। ये साइंस टेक वाला पोर्शन था, साइंस टेक 11 मिनिमम गया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटी मतलब होता है कि लगातार, जो एक तारतम्यता आपको दिखे। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें संगतता या ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंट रहे। तो इस कंसिस्टेंसी में 15 और 14, यानी जो इन्वायरमेंट है और इकोनॉमी, डबल ई का रिलेशन 15 और 14, ये कंसिस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पीडीएफ फॉर्म में, जो भी सब्सक्राइबर हमारे इसको लाइक करेंगे और व्हाट्सएप करेंगे, जो नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नीचे में स्क्रॉल कर रहा है, तो हम ये सारा डेटा उनको भेज देंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो वो कभी भी पढ़ सकते हैं। इसमें अब यहाँ के बाद हम लोग कट ऑफ पे चले आते हैं, उससे एक आपको आइडिया मिलेगा। और पहले लेक्चर में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। इसमें आप देखिए 2016 में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का कट ऑफ गया 116, 2017 में ये कट ऑफ घट गया 105.34, 2018 में ये आ गया 98,
उसके बाद 2019 में फिर ये 98 ही रहा, 18-19 में बहुत कट ऑफ में चेंज नहीं हुआ था, बट 2020 में ये और भी डाउन हो गया और ओनली 92.51, यानी इतना कट ऑफ का वेरिएशन आया है। बट इस कट ऑफ वेरिएशन का भी यूपीएससी का एक रेंज है, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग ये तो 2020 का ही जो कट ऑफ था 92.51, स्टिल द लोएस्ट कट ऑफ। तो इस कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब के कट ऑफ को सेगमेंट वाइज हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो फाइनल आता है वो ये चार्ट है। सेफ स्कोर क्या है? जब 90 से लेकर के 110 तक का वेरिएशन हो रहा है, 116 तक मार्क्स जा रहा है, तो सेफ स्कोर क्या है? तो स्टैटिक्स का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स में आउट ऑफ 200 अगर आपने 110 मार्क्स ले आया, 105 से 110 आउट ऑफ 200, तो आप एकदम सेफ हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। आप जस्ट पीटी दे के आइए घर पे, खाना पीना खा के सो जाइए, रेस्ट करिए, नाइट में मूवी देखिए और अगले दिन से आप बिना कुछ देखे समझे हुए आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सेफेस्ट स्कोर है। इन बिटवीन 105 to 110 आप बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ पे कहीं कोई इफ बट वाली गुंजाइश नहीं होती है। अब आप देखिए, इसी से मैं आपको एक चार्ट से ये समझाना चाहता हूँ, यू मस्ट अप्रिशिएट इट, कि कैसे ये आप 105 से 110 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें इस चार्ट में मैंने बता दिया आपको पीछे वाले इस स्कोर से कि मैक्सिमम किससे आया है, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 17 क्वेश्चंस, नॉट 17 मार्क्स, 17 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा 200 मार्क्स का चार्ट। इसमें पूरे 11 साल का जो एनालिसिस है उसको मैंने दिखा दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो मैक्सिमम हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन साहब? 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन एवरेज में आ रहा है, तो इंटू 2 अगर करेंगे तो ये आपको कितना मार्क्स दिलाएगा? 34। 17 दूनी 34। तो 34 नंबर सिर्फ आप इस हिस्ट्री पोर्शन को करके सेफ हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आप मैक्सिमम पार्ट देख लिए, तो कंसिस्टेंट पार्ट क्या है भाई? जो जिसमें एकदम आपको श्योर है कि भैया इतना तो आता ही आता है, हम तैयारी करेंगे तो इतना हम प्रोड्यूस करके आएंगे, इतना हमें मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो वो पार्ट होता है 15 क्वेश्चन इकोनॉमी का। तो 15 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल टू 30, यानी 30 मार्क्स आपका यहां से कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कंसिस्टेंट क्या था? डबल ई में इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन आपको आता है, तो 14 दूनी 28, 28 नंबर आपका यहां से हो गया। फिर पॉलिटी में 15 क्वेश्चन, 15 दूनी 30। करेंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन, 15 दूनी 30 मार्क्स। 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी में इंटू 2 24 मार्क्स। साइंस टेक 11 क्वेश्चन, 2 मार्क्स इच, 22 मार्क्स। तो ये पूरा 200 मार्क्स का चार्ट आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से 11 सालों का जो एक ज्ञान आपको मैं दे रहा हूं, जो एक एवरेज है वो यही है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, आप लोग कहते हैं ना नॉर्मली कि इंजीनियर लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, फैक्ट है। इंजीनियर्स लोगों का ज़्यादा इसलिए भी सिलेक्शन होता है क्योंकि तैयारी से पहले उन्हें ऑब्जेक्टिव डेटाज पता होता है, उसको एनालिसिस करके अच्छे स्टूडेंट तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम पूरी तरीके से टेक्निकल अप्रोच पे निर्भर करता है, आपके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे, किस प्रकार आप कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करें, सेलेक्टेड पीस ऑफ नॉलेज लें और उसको एग्जाम में प्रोड्यूस कर दें। अब ये बेचारा आप ही लोग जैसा कोई है लड़का,
ये सोच रहा है कि भैया बढ़िया प्लान क्या होगा अगर इस तरीके का 200 मार्क्स का चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ये है 200 मार्क्स का, तो अब ये सोच रहा है कि हम क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कौन सा शुरू करें, बढ़िया प्लान क्या होगा, सोच रहा है ये क्वेश्चन मार्क। तो यहां से समझिए, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट है प्रिपरेशन का, कि हम किस प्रकार से 4 स्टेप्स में प्रिपेयर करें अपने यूपीएससी पीटी को क्रॉस करने के लिए। तो इसका पहला स्टेप पार्ट है, बुजुर्गों ने भी कहा है कि भाई निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ नहीं जाना चाहिए। यानी जो कंसिस्टेंट पार्ट है, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है ना, वो है आपका स्टेप 1 कंसिस्टेंट पार्ट। अब इस कंसिस्टेंट पार्ट में पहला पार्ट क्या है, इकोनॉमी, एंड सेकेंड पार्ट इन्वायरमेंट। इकोनॉमी में जैसा मैंने बताया था कि 15 क्वेश्चन, तो ये आपको 15 से 17 क्वेश्चंस के लायक बना देगा। फिर आप इसी स्टेप 1 में पार्ट 2 को प्रिपेयर करेंगे इन्वायरमेंट में। इस इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो यहां से आपको 14 क्वेश्चंस लगभग पकड़ा जाएगा। तो 15 और 14 लगभग 29 क्वेश्चंस आपको पकड़ा गया, 29 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप स्टेप 2 क्या है भैया, जब हम निरंतर वाला पार्ट पकड़ लिए, कांस्टेंट पार्ट पकड़ लिए कि जो धोखा नहीं देगा, तो उसके बाद आप मैक्स पोर्शन को पकड़ते हैं। मैक्स पोर्शन कहने का मतलब है वो पोर्शन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं अभी तक ऑन एन एवरेज, तो वो आ जाएगा आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री करने के बाद आपको लगभग 17 क्वेश्चन। तो अब आप टेक्निकली देखो, 17 क्वेश्चन यहां, 15 क्वेश्चन यहां, 14 क्वेश्चन यहां, यानी अब आप ये सोचेंगे कि नाउ आई एम सेफ, क्योंकि आपको टोटल मिलाकर के ये 45 क्वेश्चन हो जाएगा, 44 से 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन गुने 2 मार्क्स, तो ये लगभग 90 से 92 मार्क्स आपका कवर हो गया। यानी अगर आप पिछले साल पीटी दिए होते जिसमें 92.51 मार्क्स था कट ऑफ प्रीलिम्स में, तो उसमें इस 3 पोर्शन को ही अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो आप बहुत ही सेफ पोजीशन में होते। यानी नाउ आई एम सेफ। तो पहले आदमी अपने आप को सुरक्षित करता है कि भाई इतने में हम सेफ हो जाए हमारा। और देखिए, यूपीएससी में आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा, ये आप मान लो। अगर आपका नॉलेज लेवल नहीं है, 75 किताब पढ़ लो, 50 टीचर के पास चले जाओ, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कुछ भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। आपको सही आता हुआ क्वेश्चन भी आप ऑब्जेक्टिव में गलत मार के आ जाओगे, और फिर घर पे आके देखोगे तो बोलोगे कि मम्मी ये तो मुझे आता था, हम पता नहीं कैसे गलत मार के आ गए। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो नाउ आई एम सेफ। अब ये एक हंसता मुस्कुराता आ गया बेचारा, उस समय सोच रहा था, अभी सेटिस्फाइड हो गया है कि हाँ चलो बढ़िया है, अब हम सेफ गेम खेल रहे हैं। तो अब उसके बाद स्टेप 3 आता है, जब आपने मैक्सिमम कर लिया, कंसिस्टेंट पार्ट कर लिया, तो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है फोकस ऑन स्टैटिक पार्ट फर्स्ट। यानी यहां पे अब आपको स्टैटिक पार्ट पे फर्स्ट फोकस करना है। वो जो स्टैटिक है, जिसमें कोई करंट अफेयर्स वाला चक्कर नहीं है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज या एनुअल रिपोर्ट या कोई अमेंडमेंट्स या कोई जजमेंट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टैटिक पार्ट में आपको पहला पार्ट जो तैयार करना होगा वो होगा इंडियन पॉलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इससे आपका सवाल छूटना ही छूटना नहीं है। ये एकदम आपको 15 में 14 तो आप मार के ही आओगे, एकदम सही टिक लगा के आओगे आप। तो पार्ट 1 हो गया आपका इंडियन पॉलिटी, यहां से 15 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो है ज्योग्राफी, जिसमें 12 क्वेश्चंस है। ज्योग्राफी भी बहुत हद तक स्टैटिक ही है, जिसमें आपको क्लाइमेट से, रेन से रिलेटेड, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, टेरेन से रिलेटेड, फसलों की जानकारी, रबी फसल, खरीफ फसल, इन सब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ज्योग्राफी बहुत हद तक आपका स्टैटिक पोर्शन ही रहेगा। तो यहाँ से 15 और ये 12, तो अब टोटल
ये कितना क्वेश्चंस कर लिया भाई? पहले तो 90-92 आ रहा था, पहले आप देखो 90-92, अब फिर कितना बढ़ गया? 15 और 12, 27 क्वेश्चंस, और यानी उस 27 को उसमें आप ऐड कर लोगे तो 145 प्लस। अब ये पूरा हंस रहा है कि नाउ आई एम टॉपर इन पीटी विथ 145 प्लस मार्क्स। आप सोचो अगर मैं गलत बता रहा हूं। ये स्ट्रैटेजी, अब ये यहां पे एकदम सेफ गेम खेलेगा। इसको पता है कि नाउ आई एम कंप्लीटली सेफ। इवन ही और सी वो एज्यूम कर सकता है कि हम भाई टॉपर हो गए, क्योंकि मेरा 145 प्लस मार्क्स आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा हंस भी रहा है, ज्यादा ही हंस रहा है। अब वो तो रिजल्ट आएगा तभी से पता चलेगा, बट ये 145 प्लस मार्क्स का ये एक स्ट्रैटेजी है। अब आप सोच लो कि इसमें अगर आप 5-10 निगेटिव भी जाता है आपको, तो भी आप सेफ रहोगे, वो भी घट के आपका 105 से 110 रहेगा ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 4, लास्ट मंथ बिफोर प्रीलिम्स। लास्ट मंथ बिफोर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के जस्ट 1 महीना पहले। ये इसलिए मैं भी बोल रहा हूं, आई थिंक यू ऑल पीपल विल अप्रिशिएट, एंड ऑल दोज व्यूअर्स हु आर व्यूइंग मी, दे कैन ऑल्सो अप्रिशिएट वाइल जो ये प्रेजेंटेशन के दौरान, कि साइंस, टेक और करंट अफेयर्स को दोनों को साथ में पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। और आप बैक ईयर्स का भी देख लो तो साइंस टेक से जो क्वेश्चंस आए हैं वो कई न्यूज़पेपर्स और ऐसे न्यूज़ से आया है जो जस्ट 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले घटित हुआ हो। तो साइंस टेक बिल्कुल लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे, लास्ट मंथ बिफोर प्रीलिम्स, तो आप बहुत सेलेक्टेड भी रहेंगे, आप उल्टा पुल्टा कथा कहानी नहीं पढ़ पाएंगे। बायोलॉजी आपको पूरा पढ़ना नहीं है, आपको उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी में पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है। तो लास्ट मंथ में 11 क्वेश्चंस आपका साइंस टेक से पकड़ाएगा। और जो करंट अफेयर्स है, करंट क्यों करंट? क्योंकि लेटेस्ट हो, इसीलिए करंट अफेयर। 2 साल पहले वाला करंट नहीं होता है, ठीक है? तो करंट अफेयर, नॉर्मली बोलते हैं लोग कि अफेयर, अफेयर मतलब वो अफेयर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये करंट अफेयर है, मतलब समसामयिक जो आपका करंट में हो रहा है। तो यहां से आपको साहब सेलेक्टेड टॉपिक्स, ये भी लास्ट में नोट्स वगैरह आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो क्रिस्पी होगा और बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स होगा। और भी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जस्ट बिफोर, मंथ बिफोर प्रीलिम्स, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बट इसमें आपको बहुत सेलेक्टेड रहना है। करंट अफेयर्स आलतू फालतू भी लोग पढ़ लेते हैं, फलाना मोहन बागान ने ये खेला, वो फुटबॉल हुआ, ये टेनिस हुआ, तो ये आपको यूपीएससी ऑफिसर्स को तलाशती है, वो कलर को नहीं बना रही है। तो कलर की मेंटालिटी से आप कभी भी यूपीएससी की नहीं क्लियर कर सकते हैं, ये बिल्कुल दिमाग में आप रखिए। तो इनका क्वेश्चंस का लेवल भी वो होता है जो एक ऑफिसर लेवल का हो, जो उस स्टैंडर्ड का हो जिसमें उस तरीके के करंट अफेयर्स को आप फिल्टर आउट कर सके जो जनरल क्राउड फिल्टर आउट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन, तो इस प्रकार ये एस्पिरेंट जंपिंग एस्पिरेंट्स हो जाएगा, मतलब ये पूरा जंप करेगा, हुर्रे की तरह जंप कर रहा है, ठीक है? तो ये जंप इसलिए करेगा क्योंकि इसको टिकट फॉर मेंस मिल चुका है, इसको मेंस के लिए अब ये कंफर्म है कि भैया अब तो कुछ भी हो, अब मेंस मेरा क्लियर है, माने पीटी क्लियर है, अब मेंस की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो है टिकट फॉर मेंस हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कुशाला होगा उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पार्ट 1 ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था और उस स्टेप 1 पार्ट 1 का फर्स्ट स्टेप क्या था, जो नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कुशाला में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक मेरे व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ में अगर आपको मेरी आवाज़ सुनने में कोई परेशानी हो या आपको इस स्क्रीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी आप
नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाय द वे ये पूरा जो वीडियो है, जो स्लाइड शो है, ये मैं आपको PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। अगर आप जो आपके स्क्रीन के नीचे में स्क्रॉल कर रहा है उस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट करेंगे, और उस टेक्स्ट में जो इसका कोड रहेगा, इस लेक्चर का कोड, वो रहेगा K फॉर कुशाला 002। ये आप टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप पे K002, जो नीचे भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो फिर हम आपको ये PDF आपके पास भेज देंगे, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और किसी भी समय आप इसको पढ़ के, समझ के, क्रॉस चेक करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।